शिवानी बड़े प्यार से शिवम की बाहों में सोई हुई थी। उन्होंने किसी भी तरह की कोई लिमिट क्रॉस नहीं की थी। सुबह शिवम की आंख खुली तो उसने शिवानी को अपनी बाहों में सोया देखा। ये देखकर उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई थी। वो यही सोच रहा था कि आखिर उसकी शादी इससे कब होगी। अब तो उसका कंट्रोल जवाब देने लगा था। उसने धीरे से शिवानी के लिप्स को किस किया। जैसे ही वह हटने को हुआ तो शिवानी की आंखें खुल गई थीं। ये देखकर वह अपनी जगह पर ही फ्रीज हो गया था। शिवम को ऐसे देखो। शिवानी को मन ही मन हंसी आ रही थी। उसने जल्दी से एवं के होंठ को काट लिया, जिससे शिवम दर्द से चिल्ला उठा। शिवानी ने खिलखिलाते हुए उससे कहा, आज के बाद उठाना मेरी मजबूरी का फायदा जब बताती हूं तुम्हें। ये तुम्हारी आज की पनिशमेंट थी। शिवम ने उसको अपनी बाहों में भरकर अपने ऊपर लेटा लिया और कहा, अच्छा मेरी जंगली बिल्ली, अगर तुम ऐसे ही रोज मेरे लिप्स को काटो तो मैं ये पनिशमेंट रोज लेने के लिए तैयार हूं। बताओ तुम रेडी हो? शिवम की बात सुनकर शिवानी ने कहा, बदतमीज इंसान, तुम कभी नहीं सुधर सकते। छोड़ो मुझे, अब मुझे दृष्टि दीदी के पास जाना है। दृष्टि का नाम सुनते ही शिवम ने उसे एकदम से छोड़ दिया और शिवानी वहां से मुस्कुराते हुए चली गई। विराट के पास जिसकी कॉल आई थी वह ऋषभ था। उसकी बात सुनकर मिस्टर RSR के चेहरे पर स्माइल आ गई थी। उसने मुस्कुराते हुए कहा कि तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। मुझे पता है उन सभी बूढ़ों को कैसे लाइन पर लाना है। इतना कहकर मिस्टर RSR ने कॉल डिस्कनेक्ट कर दी। दूसरी तरफ मिस्टर सीक्रेट 4 बूढ़ों के सामने बैठा हुआ था। उसमें से एक ने कहा कि आखिर तुम्हें हमारी याद आ ही गई, और वो भी इतनी बड़ी गलती करने के बाद। मिस्टर सीक्रेट ने कहा, बड़े भाई मैं आपकी बात कुछ समझा नहीं। समाधान सूर्यवंशी ने कहा कि अब तुम क्यों समझोगे? तुम्हें क्या लगता है, क्या हम मिस्टर RSR पर हमला नहीं कर सकते थे? लेकिन हमला करने से पहले तुमने उसके बैकग्राउंड को चेक नहीं किया। क्या तुम जानते भी हो उसके पीछे कितने पावरफुल लोग हैं? मिस्टर सीक्रेट ने कहा कि मैं कुछ समझा नहीं। समाधान सूर्यवंशी ने कहा कि मुझे उस लड़की के बारे में तुमसे ज्यादा पता है, लेकिन क्या तुम जानते हो हम अभी तक चुप क्यों बैठे हैं? तुमने ब्लैक ड्रैगन के बारे में सुना है? मिस्टर सीक्रेट ने कहा, तुम कभी नहीं सुधरोगे, तुम कभी सीधी बात नहीं कर सकते। अरे तुम मुझसे पूछ रहे हो क्या मैंने कभी उसके बारे में सुना है? तुम मेरी छोड़ो ना, ये बताओ कि वो क्या है, कौन है और कहां से आया है। तुम लोग तो ऐसे बात कर रहे हो कि पहले आदमी को बातों से ही डरा दो और फिर उसके फेस को देखकर मजा लो। बड़े भाई ने कहा कि आदत तो तुम्हारी भी नहीं बदली मिस्टर सचेत शेट्टी, क्योंकि तुम आज भी बड़ी जल्दबाजी में काम करते हो। चलो मैं बिना सस्पेंस की तुम्हें बताता हूँ कि तुमने RSR पर अटैक करने की बहुत बड़ी भूल कर दी, क्योंकि उसके पीछे ब्लैक ड्रैगन और मिस क्वीन जैसे बड़े बड़े लोग शामिल हैं। और तुम्हें पता है गलती से भी ब्लैक ड्रैगन को कुछ हो गया तो तुम सोच भी नहीं सकते कि तुमने कितनी बड़ी मुसीबत को गले लगा लिया है। सचेत सेठी ने कहा कि तुम कहना क्या चाहते हो? अभी तक तो बात RSR तक थी, अब ये ब्लैक ड्रैगन को मारने के बाद किस बात का डर? क्या उसके पीछे भी कोई पावरफुल लोग हैं? समाधान सूर्यवंशी ने कहा कि इस बारे में हमें ज्यादा तो कुछ नहीं पता, पर एक बार महामुकाबले के दौरान ब्लैक ड्रैगन पर हमले पर तैयारी की गई थी। उनका प्लान 100% सक्सेसफुल होता अगर वो बीच में नहीं आई होती। उन सभी की बातें सुनकर तो सचेत सेठी का दिमाग ही घूम गया था। उसने कहा, अब और कौन सी मुसीबत आ गई? अभी तो ये ब्लैक ड्रैगन ही समझ में नहीं आ रहा। तुम्हें पता है इसने मेरे 300 से ज्यादा लोगों को रात को मार दिया था, और बचे हुए लोगों से कहा कि तुम लोग इनकी डेड बॉडी लेकर जा सकते हो, और ये जगह बिल्कुल ऐसी हो जानी चाहिए कि जैसे पहले थी। उन लोगों को उस जगह को धोकर साफ करने में 1 घंटे से ज्यादा का समय लगा था। उसके बाद वो सभी वहां से निकले थे, और वो भी बिना गाड़ी के। मुझे समझ में नहीं आता कि आखिर इसका लेवल क्या है, ये कौन से लेवल का मास्टर था, क्योंकि उन सभी में 2 तो 9 स्टार के ग्रैंड मास्टर थे। वो दोनों भी नॉर्मल लोगों की तरह मारे गए थे। ये बात मुझे शकील ने बताई है, और वो मुझसे कभी भी झूठ नहीं बोल सकता। तभी बड़े भाई ने हंसते हुए कहा कि हमने कब कहा कि वो झूठ बोल रहा है? हम तो ये सोच रहे हैं कि उसने बाकी 100 लोगों को भी क्यों छोड़ दिया, क्योंकि वो ऐसे किसी को छोड़ता नहीं है। पर बीते कुछ सालों में उसकी नेचर में काफी चेंज आया है। ऑन्टो उससे और ज्यादा डर लगता है, क्योंकि उसे देखकर यही नहीं पता लगता कि वह तो क्या कर दें। उसने उस आदमी तक को छोड़ दिया था जिसने RSR की फैमिली पर अटैक किया था। सचेत सेठी ने कहा, बड़े भाई इस वक्त मुझे किसी के बारे में नहीं सुनना,
मैं तो बस ये जानना चाहता हूँ कि ब्लैक ड्रैगन के पीछे भी आखिर कौन है जिसने उसे महामुकाबले में बताया था। चलो तुम इतनी जिद कर ही रहे हो तो मैं तुम्हें बता देता हूँ। ये बात समाधान सूर्यवंशी ने कही थी। उसने कहा कि तुम्हें पता है उस समय उसकी हेल्प के लिए कौन आ गया था। सचेत ने कहा, अगर मुझे इस बात का पता होता तो मैं तुमसे पूछता। तभी बड़े भाई ने कहा, तुम्हें कुछ ज्यादा ही जल्दबाजी है, चलो तुम्हारी जल्दबाजी को थोड़ा कम कर दिया जाए। उसके बाद उसने कहा कि जानते हो जिसने उसे बचाया था वो और कोई नहीं बल्कि मिस रेड लोटस थी। ये सुनकर तो सचेत शेट्टी के दिल में एक जोरदार दर्द उठ गया था। तभी समाधान सूर्यवंशी ने उसे जल्दी से पानी दिया और कहा, अभी तुम्हें बड़ी जल्दी थी, अब क्या हुआ? सचेत सेठी ने कहा, तुम जानते हो ना, कुछ साल पहले उस रेड लोटस ने मेरे भाई जो 9th स्तर ग्रैंड मास्टर लेवल पर था उसे कितनी बेरहमी से मारा था। आज भी वो दृश्य मेरी नजरों के सामने ऐसे ही है। और तुम कह रहे हो कि ब्लैक ड्रैगन के पीछे वो है? तब भी बड़े भाई ने कहा, मुझे तो लगता है वो ब्लैक ड्रैगन के पीछे नहीं बल्कि बुला ड्रैगन की वाइफ है। इतना सुनते ही सभी लोगों के पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई थी। सभी ने कहा, बड़े भाई आप ये कैसी बात कर रहे हो? अलाइस ने कहा, बड़े भाई ये गलत बात है, आपके मुंह में जो भी आ रहा है आप वहीं बोले जा रहे हो। उस बड़े भाई ने कहा, अच्छा अगर ऐसी बात नहीं है तो उस दिन वो अपनी जान की परवाह न करते हुए ब्लैक ड्रैगन को क्यों बचाया था? सचेत सेठी ने कहा कि कुछ ज्यादा ही सोच रहे हो, मुझे तो लगता है ऐसी कोई बात नहीं है। अगर ऐसी बात होती तो क्या कल उसके साथ उस अटैक में क्यों नहीं थी? तभी समाधान सूर्यवंशी ने कहा कि वो जो अभी बीच में आती है जब उसे ये नहीं लगता कि ब्लैक ड्रैगन इस मुसीबत को संभाल नहीं पाएगा। वह ब्लैक ड्रैगन की हेल्प के लिए नहीं आती है। मिस्टर सचेत सेठी तो उन चारों से हेल्प मांगने के लिए आया था और उन चारों ने तो उल्टा उसकी ही हालत खराब कर दी थी। सचेत सेठी ने दोनों हाथों से अपने सिर को पकड़ लिया। वो तो यही सोच रहा था कि उसे क्या जरूरत थी उस बेवकूफ मिस्टर फ्रॉड की बातों में आने की। अभी वो इस बात से परेशान हो ही रहा था कि तभी समाधान सूर्यवंशी का फोन रिंग हुआ। उसने कॉल रिसीव की। वो सोच रहा था कि आखिर ये किसकी कॉल हो सकती है, क्योंकि वो एक प्राइवेट नंबर था। कॉल जैसी होने के बाद दूसरी तरफ से एक भारी भरकम आवाज आई। उसने कहा कि तुमने RSR की फैमिली पर नजर रखकर बहुत बड़ी गलती कर दी है और मेरी ये वार्निंग तुम सभी के लिए है। ये बात तुम्हारे सामने बैठे सचेत सेठी से भी कह देना कि ये वो दिल्ली नहीं है जिस पर उसने राज किया था। अब यहाँ की हवा बदल चुकी है जो तुम सभी की सेहत के लिए कुछ ज्यादा ही डेंजर साबित हो सकती है। समाधान ठाकुर ने फोन को इस स्पीकर पर कार दिया था। सभी को समझते देर नहीं लगी कि ये ब्लैक ड्रैगन की कॉल है और सबको हैरानी इस बात की थी कि उसे ये बात भी पता थी कि सचेत सेट्टी उनके साथ बैठा हुआ है। ब्लैक ड्रैगन ने आगे कहा कि उस बूढ़े एयरलाइन से भी कह देना कि उसका बेटा गिलबर्ट अभी तक जिंदा है। उसके लिए जल्द ही मिस्टर डेविल वापस आएंगे। ये सुनकर तो समाधान सूर्यवंशी के हाथ से फोन छूटकर गिर गया। सभी वहां पर बैठे हुए कांप रहे थे। सचेत सेठी भी डर से पीला पड़ गया था। इतना कहकर ब्लैक ड्रैगन ने कॉल डिस्कनेक्ट कर दी थी। सचेत सेठी ने कहा, क्या आप भी ब्लैक ड्रैगन ने डेविल के बारे में कहा था? मैंने तो सुना था कि वो मारा जा चुका है। फिर ये जो कह रहा था कि वो अभी तक जिंदा है। सचेत सेठी के माथे पर से पसीने की बूंदें जर्जर करके गिर रही थी। उसे तो अब इस बात का पछतावा हो रहा था कि वह इस शहर में वापस क्यों आया। उसकी जाने की वजह से वो डेविल ही था। सचेत सेठी को समझ में आ गया था कि उसे क्या करना है। वो जल्दी से अपने रुमाल से पसीना पूछता हुआ वहां से निकल गया। वहीं उन बाकी बुड्ढों की हालत भी खराब थी, लेकिन अलाइस का चेहरा तो ऐसे लाल हो गया था जैसे कि उसे सांस ही नहीं आ रही हो। सभी उसकी ऐसी हालत देखकर घबरा गए थे। उन्होंने जल्दी से उसके मुंह पर पानी के छींटे मारी और अपने आदमियों से कहकर उसे जल्दी से सामने वाले कमरे के बेड पर लिटाया। कुछ देर बाद उसकी सांसें थोड़ी नॉर्मल हुई थी। उसे कांपते होठों से कहा, मैंने तुमसे पहले ही कहा था कि अगर गिलबर्ट जिंदा हो सकता है तो वह भी 100% जिंदा होगा और तुम सबने मेरी बात नहीं मानी। अब बताओ ऐसी सिचुएशन में हम क्या करें? और उस नालायक से मैंने कितनी बार कहा है कि ऐसे कामों को छोड़ दें जिसमें तुम्हें परेशानी का सामना करना पड़ा, और वो मानता ही नहीं। उसने ड्रग्स सप्लाई का काम फिर से शुरू कर दिया है। अगर आपको ये स्टोरी पसंद आई हो तो प्लीज शेयर लाइक ऑन माई स्टोरी ऑन YouTube. प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल, गिव लाइक्स ऑन एपिसोड्स। RSR कॉल को डिस्कनेक्ट करने के बाद सीधा दृष्टि के रूम में चला जाता है।
इस टाइम पर दृष्टि जगी हुई लेटी थी। RSR ने उससे कहा कि अब कैसी तबीयत है तुम्हारी। रुद्र की बात सुनकर दृष्टि हल्के से मुस्कुरा दी। रुद्र को समझते देर नहीं लगी कि वहां पर चल क्या रहा है। उस समय दृष्टि से कहा कि मेरे सामने इस तरह की ट्रिक नहीं चलेंगे, क्योंकि मुझे पता है इस समय तुम काफी ज्यादा दर्द से गुजर रही है, क्योंकि उसकी बॉडी का काफी सारा ब्लड लॉस हो गया था। उसने बड़े आराम से दृष्टि को गले लगा लिया और कुछ देर के लिए वहीं पर बैठ गया। नायरा दोनों को अकेला छोड़कर रूम से बाहर निकल गई थी। दूसरी तरफ शिवम और सेवा ने दोनों ही अंदर आ गए थे। अपनी दृष्टि भाभी को मुस्कुराते देख शिवम की आंखों से में आंसू भर आए थे। उसे ऐसे देखकर दृष्टि को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। ये देखकर उसकी आंखें भी नम हो गई थीं। उसने धीरे से शिवम से कहा कि मैं बिल्कुल ठीक हूं और तुम इतने परेशान क्यों हो रहे हो? अगर तुम ऐसे ही परेशान रहे तो मैं तुमसे गुस्सा हो जाऊंगी। सभी को साफ पता लग रहा था कि दृष्टि को बोलने में कितना ज्यादा एफर्ट लगाना पड़ रहा है। शिवम ने जल्दी से दृष्टि का हाथ पकड़ते हुए कहा, भाभी मैं बिल्कुल भी परेशान नहीं हूं, बस अब आप आराम करो। वो तो आपको मुस्कुराते हुए देखकर मुझे अपनी क्यूटी पाई की याद आ गई, क्योंकि उसकी स्माइल बिल्कुल आप पर ही गई है। दृष्टि को तो खुद अपने बच्चों की बहुत ज्यादा याद आ रही थी, पर ऐसी कंडीशन में वो अपने बच्चों से नहीं मिल सकती थी। RSR भी सोच रहा था कि पता नहीं उसके बच्चे कैसे होंगे। उसे भी अपने बच्चों की याद आ रही थी, क्योंकि नायरा और शिवम दोनों यही थे जो कि उनका ख्याल रख सकते थे। रुद्र ने शिवम से कहा कि तुम सबसे पहले शिवानी के साथ घर जाओ, क्योंकि तुम्हें तो बच्चों के बारे में पता ही है। एंजेल को तो दृष्टि और तुम में से कोई एक तो चाहिए ही। रुद्र तो यही सोच रहा था कि दृष्टि को अभी रिकवर होने में कम से कम 10 दिन का वक्त लगेगा, पर रुद्र को क्या पता था कि दृष्टि की इम्यूनिटी पावर काफी ज्यादा स्ट्रांग है। आखिर में स्तर सचेत सेठी क्या करने की सोच रहा था? उसके दिमाग में ऐसा क्या चल रहा था जो कि वह जल्दी से वहां से निकल गया था? और ऐसा डेविल ने क्या किया था जो कि सचेत सेठी को उस दिल्ली शहर को छोड़कर जाना पड़ा था? क्या दृष्टि को रिकवर होने में 10 दिन से ज्यादा का समय लगने वाला था? इतने दिनों तक आखिर बच्चे कैसे रह पाएंगे? आगे जानने के लिए जुड़े रहिए हमसे बिलियनेयर CEO सीक्रेट वाइफ सीजन 2 नोवेल राइटर के साथ। प्लीज गाइज फॉलो माई YouTube चैनल नितेश नोवेल राइटर और गिव लाइक्स एंड कमेंट्स ऑन माई स्टोरी बिलियनेयर CEO सीक्रेट। शिवानी और शिवम दोनों हॉस्पिटल से उस फॉरेस्ट की तरफ निकल चुके थे। अभी तक हॉस्पिटल की सिक्योरिटी हाई अलर्ट पर थी। सभी लोगों को हर तरीके से शेयर करके हॉस्पिटल के अंदर भेजा जाता था और औसत फ्लोर पर तो किसी का जाना अलाउड ही नहीं था। जिस पर दृष्टि को रखा गया था वहां पर से डॉक्टर अवनी और डॉक्टर RK का आना अलाउड था। सुबह का वक्त था, सभी लोग उस सेफ हाउस में उठा चुके थे। वो बहुत ही ज्यादा बोरिंग फील कर रहे थे, लेकिन वो इस बात से तो खुश थे कि जिस मैंसन में वो रुके हुए हैं वो मैंसन तो काफी खूबसूरत है। रात के समय उस जगह है कि लाइटों को ऑन ऑफ कर दिया जाता था। बहुत ही कम लाइट चली होती थी ताकि किसी को भी वहां के बारे में पता न चल पाए। वो जगह काफी ज्यादा घने जंगलों के बीचों बीच थी। सभी लोग रेडी होकर नीचे आ गए थे। उन्हें तो समझ नहीं आ रहा था कि उन लोगों को यहाँ पर रखा क्यों गया है, और वो इस बारे में कोई आर्गुमेंट नहीं कर सकते थे, क्योंकि उन्हें पता था कि RSR बिना सोचे समझे कोई भी कदम ऐसे ही नहीं उठाता। सभी लोग नीचे डाइनिंग टेबल पर बैठकर ब्रेकफास्ट कर रहे थे। ब्रेकफास्ट करते हुए रेखा जी ने कहा, तुम सभी के चेहरे उतरे हुए क्यों हैं? तभी नैन्सी ने कहा, नहीं मोम, ऐसी कोई बात नहीं है। अक्षिता ने कहा, मामी जी यहाँ पर हमारी दोनों भाभियां नहीं है, तो उनके बिना घर थोड़ा सूना सूना सा लग रहा है। तभी कीर्ति ने कहा, दीदी यहाँ पर आपकी 2 नहीं बल्कि 3 भाभियां नहीं है। कीर्ति की बात सुनकर सभी हंसने लगे। रेखा जी ने कहा, जब तक सभी बच्चे एक साथ नहीं होते हैं तो घर सूना सूना ही लगता है। पता नहीं ये सभी कहां पर रह गए। सोनाक्षी बुआ ने देखा कि तो उनकी छोटी सी क्यूटी पाई एक तरफ उदास बैठी हुई है, उसका खेलने में मन ही नहीं है। देवांश और शौर्य दोनों उन छोटे छोटे बच्चों के साथ खेल रहे हैं। हर्ष और हर्षिता काफी ज्यादा समझदार हो गए हैं। वो उन सभी बच्चों का ध्यान रख रही है, कहीं किसी को गलती से भी कोई चोट न लग जाए। अर्श और तन्मय दोनों के चेहरे पर एक खिलखिलाहट रहती थी, और इवा तो देखने में ऐसी लगती थी जैसे कि वो कितनी समझदार बच्ची हो। वो बिल्कुल नैन्सी पर गई थी। शांत रहने वाली उन तीनों की ग्रोथ भी काफी अच्छे से हो रही थी,
क्योंकि ये सभी बच्चे दृष्टि का दिया हुआ आयुर्वेदिक टॉनिक पीते थे। ये कोई भी मेडिसिनल ड्राई मिल्क और कोई भी प्रोटीन कंपोनेंट नहीं लेते थे। सभी को उदास देखकर डॉक्टर आरके ने कहा, हमने तो अभी बाहर जाकर इस जगह को अच्छे से देखा भी नहीं है, तो हम कैसे कह सकते हैं कि यह जगह बोरिंग है। डॉक्टर आरके को दृष्टि के बारे में अच्छे से पता था, इसलिए वो उन सभी का माइंड डाइवर्ट करना चाहता था। लेकिन उसे क्या पता था कि एक रात उन सब के न आने की वजह से रेखा जी को अंदाजा हो गया था कि कहीं कुछ गलत जरूर हुआ है, नहीं तो मेरे बच्चे ऐसे ही घर से बाहर नहीं रुकते, और वो भी मुझे बताए बिना। रेखा जी ने सभी से कहा, तुम सभी ब्रेकफास्ट करके बाहर घूमो, और आज तो रुद्र के पिताजी भी शाम तक डिस्चार्ज हो जाएंगे। ये सुनकर पूर्वी की खुशी का ठिकाना ही नहीं था। हिमांशी ने कहा, इस बार मेरी लास्ट ईयर कंप्लीट होने वाली है और आप सभी को मेरी कॉलेज में होने वाले फंक्शन में आना होगा। उसकी बात सुनकर रेखा जी मुस्कुराने लगी। उसने कहा कि तुम्हें बस यही कहना है या और भी कुछ कहना चाहती हो? ये सुनकर रोहन के गले में खाना अटक गया था। वो जोर जोर से खांसने लगा। उसने कहा, ये मोम भी ना चैन से खाना भी नहीं खाने दे सकती। उसे देखकर नक्स ने कहा, अब तुझे क्या हुआ? रोहन ने खांसते हुए कहा कि मुझे क्या होगा, तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा? मेरे गले में खाना अटक गया है। उसने रेखा जी की तरफ ऐसा किया कि मॉम प्लीज अभी नहीं। उसे देखकर रेखा जी मुस्कुराने लगी और कहा, हिमांशी बेटा तुम चिंता मत करो, हम सभी तुम्हारे कॉलेज फंक्शन में जरूर आएंगे। और मेरा दूसरी बात का कहने का मतलब ये था कि तुमने दृष्टि से बोला था ना, डॉक्टर राधिका को इनवाइट करने के लिए, बस में तो वो ही याद दिला रही थी। कहीं तुम खुद ही तो नहीं भूल गई? मैं मामी, ऐसी कोई बात नहीं है, वो तो दृष्टि भाभी यहाँ पर नहीं है, इसलिए मैंने उस बारे में कुछ भी कहना ठीक नहीं समझा। वो सभी आपस में बातें ही कर रही थी कि तभी बाहर से उन्हें शिवम और शिवानी आते हुए दिखाई दिए। वो दोनों चॉपर से वहां पर आए थे, इसीलिए उन्हें ज्यादा टाइम नहीं लगा वहां पर आने में। शिवम को देखकर जो क्यूटी पाई पहले उदास बैठी थी, वो जल्दी से दौड़कर शिवम की तरफ चली गई और उसके पैरों से लिपट गई। इस वक्त उसकी आंखें नम हो गई थी। उसने रोते हुए कहा, चाचू आप भी यहाँ पर नहीं थे, दृष्टि मम्मा और डैड भी यहाँ पर नहीं आए थे। मैं आप सभी से गुस्सा हूँ। आप सभी को पता है ना कि एंजल को आप सभी के बिना नींद नहीं आती है। इतना कहते हुए वह सुबक सुबक कर रोने लगी। शिवम ने कहा, माय एंजल, अगर आप ऐसे रोने लगोगे तो मैं अपने फ्रेंड्स से क्या कहूंगा? मैंने तो उन्हें बताया है कि आप बहुत ज्यादा ब्रेक और स्ट्रांग हो और आप दूसरी लड़कियों की तरह नहीं रोते हो। इतना सुनकर वो अपनी टिमटिमाते हुई आंखों से शिवम को देखने लगी और उसने सुबकते हुए ही शिवम से कहा, चाचू मैं रो कहाँ रही हूँ? अच्छा मेरी अंजल रो नहीं रही तो फिर ये आंखों से आंसू क्यों बह रहे हैं? देवांशी ने जल्दी से अपनी पॉकेट से एक हैंकी निकाला और अपने आंसुओं को पूछ लिया और कहा, चाचू मैं तो नहीं रो रही। उसकी बातों को सुनकर सभी हंस पड़े थे। उसके बाद शिवम ने कहा कि मेरी एंजल ने खाना खाया। देवांशी ने क्यूट सा फेस बनाकर नामे सिर हिला दिया। हॉस्पिटल में आरएसआर दृष्टि के पास बैठा हुआ था। उसे अपने सामने देखकर दृष्टि के चेहरे पर मुस्कुराहट थी। उसे देखकर रुद्र के मन में यही चल रहा था कि कैसे रात को उसने रुद्र की जान बचाई थी, क्योंकि इससे पहले तो रुद्र इतना परेशान था कि उसका इस बात पर ध्यान ही नहीं था, पर अब जाकर उसका माइंड थोड़ा शांत हुआ था। अब उसके दिमाग में रात वाली घटना की पूरी तस्वीरें चल रही थी। वो यही सोच रहा था कि आखिर इस कमजोर सी लड़की में इतनी स्ट्रेंथ कैसे हो सकती है? आखिर अभी ऐसे कौन से राज है जो सामने आना बाकी है? और वो सभी लोग आखिर दृष्टि के पीछे क्यों पड़े हैं? तो इस बारे में पता लगाना ही होगा। उसने ये बातें दृष्टि से नहीं गई थी, क्योंकि अभी वे उस कंडीशन में नहीं थी कि अपने माइंड पर इतना प्रेशर ले सके। दृष्टि भी उसे अपने आप में खोया देखकर समझ गई थी कि उसके दिमाग में रात वाली बातें ही चल रही हैं। दृष्टि ने बड़े धीरे से कहा कि आपको क्या हुआ? दृष्टि की आवाज सुनकर उसने एकदम से कहा कि मैं तो यही सोच रहा था कि मेरी वाइफ वर्ल्ड की इतनी बड़ी और फेमस डॉक्टर है और मुझे इस बारे में पता ही नहीं था। क्या तुम्हारे ऐसे और भी सीक्रेट है जिनके बारे में मुझे पता नहीं है? दृष्टि ने पहले तो सिर झुका लिया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह रुद्र से क्या बोले। तभी रुद्र ने कहा कि मुझे इस बात से कोई परेशानी नहीं है कि तुमने मुझसे यह बात छुपाई, क्योंकि मेरे भी ऐसे बहुत सारे राज हैं जिन्हें मैं अभी तुमको चाहकर भी नहीं बता सकता। दृष्टि ने भी उससे तो यही कहा कि मेरे भी ऐसे ही कुछ सीक्रेट है, और मुझे इतना भी पता है कि वक्त आने पर तुम्हें भी उन सीक्रेट्स के बारे में पता चल जाएगा। रुद्र दृष्टि की बातों पर मुस्कुरा दिया था।
तभी उसके पास विक्रम ने आकर कहा कि सर, आज आरएसआर ग्रुप में है कि इम्पोर्टेंट मीटिंग है। रुद्र को पता चल गया था कि विक्रम किस मीटिंग के बारे में बात कर रहा था। उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई थी। उसने कहा कि मीटिंग किस टाइम है? विक्रम ने कहा, बॉस, मीटिंग 2 घंटे बाद है। रुद्र ने हंसते हुए कहा कि अभी तो हम यहाँ पर 1 घंटे रुक सकते हैं। अभी वो दोनों बातें ही कर रहे थे कि तभी किसी की डोर नॉक करने की आवाज आई। नायरा भी वॉशरूम से शॉवर लेकर आ गई थी। उसने अपना हल्का सा मेकओवर वॉशरूम में ही कर लिया था। रुद्र ने कहा, कम इन। इस बार वहां पर डॉक्टर अवनी रुद्र को देखकर हैरान रह गई थी। उसे तो समझ ही नहीं आ रहा था कि ये सब चल क्या रहा है। रुद्र के वो कपड़े सारे ब्लड में हो गए थे, इसलिए उसने शावर लेकर रात को ही कपड़े चेंज कर लिए थे। अपनी यही सोच रही थी कि आखिर इन सब का मिस्टर आरएसआर के साथ क्या रिलेशन है। रात को दृष्टि को आरएसआर क्यों लेकर आए थे? उस समय पर रुद्र कहां पर था? उसे ऐसे कोई देखकर रुद्र ने कहा, डॉक्टर अवनी, आपको क्या हुआ? तभी वहां पर डोरे ओपन करके शेर सिंह सीधा अंदर आ गया था। उसकी नजर जब रात को डॉक्टर अवनी पर पड़ी थी तो वह तो उसकी खूबसूरती में ही हो गया था, और उसे देखकर आज भी शेर सिंह का दिल जोरों से धड़कने लगा था। डॉक्टर अवनी ने कहा, रुद्र सर, मैं तो यही सोच रही थी कि आखिर मैडम को चोट कैसे लगी। रुद्र ने कहा, कल इनका मिस्टर आरएसआर की कार से एक्सीडेंट हो गया था, इसी वजह से उसने इतनी चोट आई थी। यह सुनकर अवनी के दिमाग में चल रही सारी मिसअंडरस्टैंडिंग क्लियर हो गई थी। शेर सिंह तो डॉक्टर अवनी को ऐसे देख रहा था जैसे कि उसने आज से पहले कोई लड़की ही न देखी हो। सभी उसे देखकर मुस्कुरा रहे थे, पर अवनी का ध्यान तो दृष्टि का चेकअप करने पर था। विक्रम ने मुस्कुराते हुए कहा कि एक और बलि का बकरा फंस गया। उसकी बात सुनकर नायरा उसे घूर कर देखने लगी। रुद्र सोच रहा था, वैसे तो इसकी उम्र में मेरे ही बराबर है, लेकिन इस बेवकूफ को आज तक ये नहीं पता कि कौन सी बात कहां पर करनी चाहिए। लड़कियों के मामले में तो ये बिल्कुल जीरो है। उसने धीरे से विक्रम के कान में कहा, बेवकूफ, वजह समझ में नहीं आता, कौन सी बात का भर बोलनी चाहिए। आज देखना नायरा कैसे घर पर तेरी क्लास लगाती है। उसने नायरा की तरफ देखा तो वह उसे ही घूर रही थी। तभी विक्रम ने कहा, बॉस, हमारी मीटिंग का टाइम हो गया है, अब हमें चलना चाहिए। और इतना कहकर वो बड़ी स्पीड में वहां से निकला गया। रुद्र ने शेर सिंह से कहा कि तुम यहीं रहकर दृष्टि का ध्यान रखना। आपने विक्रम को देखकर यही सोच रही थी कि यहाँ पर इसलिए हैं क्योंकि आरएसआर की वजह से दृष्टि का एक्सीडेंट हुआ था। वो दोनों वहां से निकल गए थे। अब रूम में सिर्फ नायरा, शेर सिंह, अवनी तीनों ही रह गए थे। डॉक्टर अवनी ने नायरा से कहा कि अब उनकी तबीयत में काफी सुधार है। नायरा ऐसे एक्टिंग कर रही थी जैसे कि उसे पता ही न हो कि दृष्टि की तबीयत कैसी है। ये देखकर दृष्टि को भी हंसी आ गई थी, और शेर सिंह तो यही सोच रहा था कि आप इसको कोई बताए कि जिसके सामने लिए इतना ज्ञान झाड़ रही है। वो वर्ल्ड की फेमस डॉक्टर है। शेर सिंह भी उनके साथ ही आ गया था जब उन्होंने अपनी सच्चाई आरएसआर को बताई थी। शेर सिंह ने कहा, डॉक्टर, आपका नाम क्या है? उसकी आवाज को सुनकर अवनी घूरकर उसे देखने लगी। नायरा ने कहा, उसकी बातों को गलत मत समझना, वो इसलिए पूछ रहा है कि इमरजेंसी में कभी भी आपको बुलाना पड़ जाए, और अगर उसे आपका नाम ही नहीं पता रहेगा तो वह आपको बुलाएगा कैसे। ये सुनकर डॉक्टर अवनी नॉर्मल हो गई थी। उसमें से सिंह को अपना नाम बताया और फिर उल्टा उसमें भी शेर सिंह से उसका नाम पूछा। शेर सिंह ने बड़े रोबदार तरीके से अपना नाम बताया। वो नाम सुनकर डॉक्टर अवनी जोर जोर से हंसने लगी। शेर सिंह ने कहा, मिस अवनी, क्या हुआ? डॉक्टर अवनीश ने कहा, ऐसी कोई बात नहीं है, बस मुझे तो तुम्हारा नाम सुनकर हंसी आ गई थी। तुम नाम तो ऐसे स्टाइल में बता रहे थे जैसे कि तुम ही दिल्ली के तब से बड़े आदमियों में से एक मिस्टर शेर सिंह हो। शेर सिंह ने अनजान बनते हुए कहा कि मैं आपकी बात समझा नहीं। ऐसा दिल्ली में कौन बड़ा आदमी है जिसका नाम शेर सिंह है, और मुझे इस बारे में पता तक नहीं है। वही आरएसआर अपनी कार में बैठा हुआ था, तभी उसका फोन रिंग होने लगा। फोन की डिस्प्ले पर कॉन्टैक्ट नंबर को देखकर रुद्र के चेहरे पर स्माइल आ गई। उसने कॉल रिसीव की। दूसरी तरफ से एक आवाज आई, बोस, अपने जिस बारे में कहा था वो बात बिल्कुल सही थी। हमें पता चल चुका है कि ये सभी लेडी बोस के पीछे क्यों पड़े हुए हैं और ये उनसे चाहते क्या है। आखिर मिस्टर आरएसआर की ऐसी कौन सी इंपॉर्टेंट मीटिंग थी कि जिसकी वजह से वो दृष्टि को हॉस्पिटल में छोड़कर जा रहा था। आखिर मिस्टर आरएसआर के पास किसकी कॉल आई थी और उसे किन लोगों के बारे में पता चला था, और वे लोग क्यों दृष्टि के पीछे पड़े हुए थे। आगे जानने के लिए जुड़े रहिए हमसे बिलियनियर सीईओ सीक्रेट वाइफ सीजन।
2 नोवेल राइटर के साथ प्लीज गाइज फॉलो माई यूट्यूब चैनल नितेश नोवेल राइटर और गिव लाइक्स एंड कॉमेंट्स ऑन माई स्टोरी बिलियनियर सीईओ सीक्रेट वाइफ। अवनी ने कहा, शरसिंह मिस्टर RSR के लिए काम करते हैं और बस मुझे उनके बारे में इतना ही पता है। ये बात भी मुझे मेरी सिस्टर अविका से पता लगी थी, पर उनका नाम सभी ने सुना हुआ है। पता नहीं तुम्हें उनका नाम कैसे नहीं पता? नायरा शेर सिंह की तरफ देखकर हंस रही थी। उसने कहा, अरे कहाँ वो मिस्टर सैर सिंह? और कहा, ये इनोसेंट सा आदमी। डॉक्टरों ने क्या तुम्हें इसकी शक्ल देखकर ऐसा लगता है कि अगर तुमसे कोई यह कहे कि ये ही मिस्टर शेर सिंह है तो क्या तुम उसकी बात मानोगे? अरे नायरा दीदी, आप क्यों मजाक कर रही है? मैं क्या, कोई भी नहीं मानेगा। कहा वो दबंग आदमी और कहा ये। वैसे इनकी पर्सनालिटी तो ऐसी है कि इन्हें तो एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में होना चाहिए। मुझे लगता है ये शायद मिस्टर रुद्र के PA है। तब भी शेर सिंह ने कहा, नहीं डॉक्टर अवनी, मैं उनका PA नहीं हूं, पर आप मुझे उनके असिस्टेंट का PA जरूर कह सकती है। उसकी बात सुनकर डॉक्टर अवनी जोर जोर से हंसने लगी। दृष्टि सो गई थी। डॉक्टर अवनी को ऐसे हंसते देखकर नायरा और शेर सिंह के चेहरे पर भी मुस्कान आ गई थी। डॉक्टर अवनी ने हंसते हुए कहा, मैं तो ये पहली बार सुन रही हूं कि असिस्टेंट का भी कोई असिस्टेंट हो सकता है। फॉरेस्ट वाले सेफ हाउस में सभी ब्रेकफास्ट करके बाहर निकल गए थे। तभी रोहन रेखा जी के पास आकर बैठ गया। उसने कहा, मॉम, ये आप क्या बातें कर रही थी? मैंने आपसे कहा है ना, पहले आप रुद्र भाई से इस बारे में पूछोगे। रेखा जी ने उसके सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, तुम तो बेवजह ही इतनी टेंशन ले रहे हो। मुझे पता है इस बात से रुद्र को कोई परेशानी नहीं होगी। उसे मैं तुमसे ज्यादा जानती हूँ। फ्लैशबैक। एक रात पहले रोहन हॉल में बैठा हुआ देर रात तक लैपटॉप पर काम कर रहा था। तभी रेखा जी उसके पास आ गई थी। उन्होंने रोहन से कहा कि तुम कभी नहीं सुधरोगे। रोहन ने कहा, मॉम, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट था, इसीलिए मुझे जल्द से जल्द इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करना है। मॉम, मुझे आपसे बात करनी है। रेखा जी ने कहा, बोलो क्या बात करनी है? रोहन ने कहा, मॉम, आज सुबह मैं जब विमान सिंह को कॉलेज ड्रॉप करने के लिए गया था तो उसने मुझे प्रपोज किया था। मेरे समझ में नहीं आया कि मैं उसे इस बात का क्या जवाब दूं। मॉम, आप भी मुझे इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन बताइए। रेखा जी ने सोचा नहीं था कि बात इतनी ज्यादा सीरियस है, इसलिए वो रोहन के पास बैठ गई थी और उन्होंने रोहन से पूछा कि तुम हिमांशी के बारे में क्या सोचते हो? रोहन ने कहा, हमारा हम वो एक अच्छी लड़की है और समझदार भी है, लेकिन हमारे फैमिली रिलेशन ही कुछ ऐसे हैं कि मैं इस बारे में आगे नहीं सोच सकता। रेखा जी ने रोहन का हाथ पकड़ते हुए उसे का मुझ सुनकर खुशी हुई कि तुम इतने समझदार हो गए हो कि तुमने इस मैटर में मुझसे राय लेना जरूरी समझा। और अगर तुम हिमांशी को पसंद भी करते हो तो इसमें भी मैं तुम्हारे साथ हूं, लेकिन यह फैसला तो सिर्फ तुम ही ले सकते हो। रोहन ने कहा, मोम, मुझे हिमांशी के साथ भी कोई परेशानी नहीं है, पर मैं नहीं चाहता कि इससे आप लोगों को कोई भी परेशानी हो। इसलिए मैं चाहता हूं कि इस बारे में आप मुद्रा भाई से बात करें और उसके बाद मैं हिमांशी को कोई जवाब न दे पाऊंगा। रेखा जी ने कहा कि अब तो मैं भी यही चाहती हूं कि तुम्हारी और शिवम की शादी करके मैं भी टेंशन फ्री हो जाऊं, लेकिन पता नहीं शिवानी इसके लिए कब तैयार होगी। और रही बात तुम्हारी, तो मैं इस बारे में रुद्र और रुद्र के दादाजी दोनों से इस बारे में बात कर लूंगी। फिर जैसा वो डिसाइड करेंगे हमें उनकी बात मंजूर होगी। और अब चुपचाप इस लैपटॉप को रखकर सो जाओ, क्योंकि मुझे भी तुम्हारी ये हरकतें बिल्कुल भी पसंद नहीं आती है। एक तो नहीं तुम टाइम पर खाना खाते हो और नहीं तुम टाइम पर सोते हो। वैसे मैं तो चाहती हूँ कि तुम्हारी शादी भी जल्दी हो जाए, ताकि तुम्हें कोई तो सुधारने वाली इस घर में आ जाए। इस बात पर रेखा जी मुस्कुराकर वहां से चली गई थी। फ्लैशबैक एंड। रेखा जी ने कहा, आज रुद्र के आते ही सबसे पहले मैं उससे यही बात करूंगी। उसके बाद वो दोनों भी बाहर की तरफ निकल गए थे। बाहर जाते ही उन सभी ने जब बाहर का नजारा देखा तो उनकी खुशी का ठिकाना ही नहीं था। उन्होंने इतनी खूबसूरत जगह आज तक नहीं देखी थी। जो कुछ टाइम पहले सोच रहे थे कि इस जगह पर आकर वो सभी बोर हो जाएंगे, वो सभी तो नेचर की खूबसूरती देख के पागल ही हो गए थे। उन्हें सबसे ज्यादा अच्छा वो वाटरफॉल लग रहा था जो पहाड़ के ऊपर से गिर रहा था। उन्हें रात को ऐसी आवाज तो आ रही थी कि जैसे कहीं पानी गिर रहा हो, लेकिन उन्होंने यह नहीं सोचा था कि यहाँ पर इतना बड़ा और खूबसूरत वाटरफॉल होगा। कीर्ति ने नवीन से कहा, मुझे तो अपने सभी बच्चों के साथ इस वाटरफॉल के पास में काफी सारी पिक्स लेनी है। वो सभी दौड़ते हुए वाटरफॉल के पास चले गए थे। वो सभी तो यही सोच रहे थे
कि आज से पहले वह इस जगह पर क्यों नहीं आए थे। उन सभी की मस्ती स्टार्ट हो गई थी। नैन्सी ने कीर्ति से कहा कि एक बार दृष्टि को कॉल करो। कीर्ति ने कहा, दीदी सुबह से मैं कई बार उन दोनों को कॉल कर चुकी हूं, पर किसी का भी कॉल नहीं लग रहा है। तभी शिवम ने उनके पास आते हुए कहा कि इस बारे में तो तुम मुझसे पूछ लेते हैं, क्योंकि वो दोनों किसी फैशन शूट के लिए गई है। वहां पर नेटवर्क प्रॉब्लम भी है। देखो उन्हें वहां पर कितना टाइम लगता है। ये बात पीछे से आते हुए रेखा ने भी सुनी थी। अब तो उन्हें 100% यकीन हो गया था कि जरूर कोई परेशानी है, नहीं तो भला ऐसा कैसे हो सकता है कि मेरे बच्चे मुझे बिना बताए घर से बाहर चले जाएं। आज तक ऐसा कभी भी नहीं हुआ है। उन्होंने वापस अंदर जाकर विक्रम को कॉल की। विक्रम और मिस्टर RSR दोनों ही अभी अपने कैबिन में पहुंचे थे। तभी विक्रम के फोन की रिंगटोन बजी। विक्रम ने कहा, बोस मोम का फोन है। RSR ने कहा कि उन्हें पूरी घटना के बारे में बता दो, पर ध्यान रहे कि उन्हें सिर्फ इतना ही बताना कि दृष्टि अब बिल्कुल ठीक है और उसे इतनी ज्यादा चोट नहीं आई है, क्योंकि वो पहले ही जान चुकी है कि जरूर कुछ हुआ है। RSR की बात सुनकर विक्रम ने कॉल रिसीव थी। तभी दूसरी तरफ से आवाज आई, क्या अब मेरी फोन कॉल उठाने में भी तुम्हें इतना टाइम लगेगा? अब तक तो तुमने रुद्र से कोई बहाना भी पूछ लिया होगा कि क्या बताना है। विक्रम ने कहा, मॉम ऐसी कोई बात नहीं है। तो फिर मुझे बताओ कि मेरी बच्चियां अभी तक घर क्यों नहीं आई हैं और आखिर परेशानी क्या है। विक्रम ने पूरी घटना रेखा जी को बता दी थी और उसने यह भी कहा कि दृष्टि भाभी अब बिल्कुल ठीक है, पर अभी उन्हें कुछ दिन आराम की जरूरत है, इसलिए मॉम आप सबको घर में मैनेज कर लेना। पूरी घटना को सुनकर रेखा जी की आंखों से आंसू बहने लगे थे। उन्हें रोते हुए कहा कि तुम सच कह रहे हो ना कि दृष्टि अब बिल्कुल ठीक है। अगर इसमें तुमने कुछ भी झूठ का तो याद रखना, मैं तुमसे कभी बात नहीं करूंगी, और कह देना अपने उस बोस से कि वो क्या इतना कमजोर हो गया है कि उसे अपनी फैमिली को भी सेफ नहीं रखा जा रहा है। विक्रम ने कहा, मॉम ऐसी कोई बात नहीं है। जिसने उन दोनों पर अटैक किया था वो अब इस दुनिया में नहीं है। और मॉम आप तो ब्लैक ड्रैगन के बारे में जानती ही हो ना। मुझे तो लगता है कि अब लोगों ने ब्लैक ड्रैगन के नाम से डरना छोड़ दिया है। तभी तो लोगों की इतनी हिम्मत बढ़ गई है कि वो RSR की फैमिली पर हमला करने लगे हैं। मुझे अब इस बारे में एक शब्द भी नहीं सुनना। मुझे नहीं पता कि ब्लैक ड्रैगन क्या करेगा, पर अगर अब मेरी फैमिली के किसी भी मेंबर को कोई परेशानी हुई तो मैं उसे कभी माफ नहीं करूंगी। मैंने बचपन से ही उसे इस काबिल बनाया है कि वो हमेशा अपनी फैमिली को से रख सके, और उस तक तुम मेरा ये मैसेज पहुंचा देना। इतना कहकर रेखा जी ने कॉल डिस्कनेक्ट कर दी थी। रुद्र सारी बातें फोन स्पीकर पर होने की वजह से सुन रहा था। उसे याद आ गया था कि उसकी मां ने उसे स्ट्रांग बनाने के लिए क्या क्या सेक्रीफाइस किए थे। मीटिंग में अभी आधा घंटा बचा था कि तभी RSR ग्रुप के मेन डोर पर काफी सारी गाड़ियां आकर रुकी। उसमें से काफी सारे गार्ड्स निकले। तभी गाड़ी से एक बूढ़ा आदमी बाहर निकला। वो अपने गार्ड्स के साथ अंदर जाने लगा। तभी मेन डोर पर उन सभी को रोक लिया गया। RSR ग्रुप के गार्ड ने कहा, कंपनी के अंदर किसी भी आदमी के प्राइवेट गार्ड अलाउड नहीं है। ये सुनकर शकील को बहुत ज्यादा गुस्सा आया। उसने चिल्लाते हुए कहा, तुम जानते भी हो कि तुमने किसी से रोका है? तभी उस गार्ड ने कहा, सर मैं सिर्फ अपना काम कर रहा हूं जो इस कंपनी के ऑनर है। मैं सिर्फ उन्हें ही फॉलो कर रहा हूं। अगर आप अंदर अपने आदमियों के साथ जाना ही चाहते हो तो आप कॉल करके विक्रम सर से बात कर सकते हैं। अगर वो आपको परमिशन देते हैं तो मुझे भी कोई परेशानी नहीं होगी। मिस्टर सीक्रेट ने कहा, कोई बात नहीं, इन आदमियों को यहीं रहने दो, मैं और तुम ही अंदर चलते हैं। अंदर जाने के बाद शकील ने रिसेप्शन पर मीटिंग के बारे में बताया। रिसेप्शनिस्ट ने कॉल करके विक्रम सर से मीटिंग के बारे में पूछा और उसके बाद उन दोनों को 10th फ्लोर पर जाने के लिए कहा। मिस्टर सीक्रेट ने अपने मन में ही कहा कि मुझे RSR और उस ब्लैक ड्रैगन का डर नहीं है। अगर मुझे ये नहीं पता चलता कि ब्लैक ड्रैगन के साथ रेड लोटस भी है तो मैं अब तक उसको कब का खत्म कर चुका होता। वो अपने गुस्से को कंट्रोल करते हुए अंदर की तरफ चला गया और 10th फ्लोर के कॉन्फ्रेंस हॉल में बैठे हुए ब्लैक ड्रैगन का इंतजार करने लगा। आज तक उसने ऐसे किसी का इंतजार नहीं किया था। ये पहली बार था कि वह किसी का इंतजार कर रहा था। जैसे ही मीटिंग का टाइम हुआ तभी एक ब्लैक मास्क पहने हुए आदमी उस कॉन्फ्रेंस हॉल का दरवाजा खोलते हुए अंदर आया। उसके साथ विक्रम भी था। उसकी जैकेट पर ड्रैगन का एक बड़ा सा डिजाइन बना हुआ था। उसका और न ही ऐसा था कि न चाहते हुए भी मिस्टर सीक्रेट अपने आप ही उसके लिए सीट से उठ गए।
शकील को तो समझ ही नहीं आ रहा था कि ये मिस्टर सीक्रेट को क्या हुआ। जैसे ही वो अपने होश में आए तो एकदम से बैठ गए, पर मिस्टर सीक्रेट ने उसकी नजरों में कुछ ऐसा देखा था जो उसे काफी जाना पहचाना लगा था। वो उन आंखों को देख के अंदर से कांप गया था। ब्लैक ड्रैगन अपनी सीट पर आकर बैठ गए थे। उसने अपनी डरावनी पर पानी की तरह शांत आवाज में कहा कि तुम मुझसे क्यों मिलना चाहते थे? क्या तुम अभी से ही डाला गया है कि मैं कहूं तो मैं जान से तो नहीं मार दूंगा? उसकी बात सुनकर मिस्टर सीक्रेट को काफी गुस्सा आया। उसने अपने गुस्से पर कंट्रोल करते हुए ब्लैक ड्रैगन से कहा, तुम सोच रहे होंगे कि मैं तुम्हारे डर से यहाँ पर आया हूँ, लेकिन ऐसा नहीं है। मुझे डर उसका है जो तुम्हारे पीछे खड़ी है। अगर वो तुम्हारे पीछे नहीं होती तो शायद ही अब तक तुम जिंदा होते। उसकी बातों को सुनकर ब्लैक ड्रैगन मुस्कुराने लगा। उसने मुस्कुराते हुए कहा, अच्छा तो मुझे भी तो पता चले कि आखिर मेरे पीछे हैं कौन जिससे तुम इतना ज्यादा डरा रहे हो। मिस्टर सीक्रेट ने कहा, तो मैं इस बारे में पता है, और रही बात मिस्टर RSR पर अटैक करने की, तो ये सब मेरी प्लानिंग नहीं थी। मेरे पास तो मिस्टर फ्रॉड का कॉल आया था और यही वजह थी कि मैं गलती से इस मैटर में फंस गया। ड्रैगन ने कहा, अगर तुमने अटैक नहीं किया था तो तुम्हारे 4 से ज्यादा आदमी उस मैंसन के अंदर क्या कर रहे थे? क्या तुम ये बात मुझे एक्सप्लेन कर सकते हो? मिस्टर सीक्रेट ने कहा कि वह सभी एक लड़की को लेने के लिए आए थे। ब्लैक ड्रैगन यही बात तो उसके मुंह से निकलवाना चाहता था। उसने मिस्टर सीक्रेट को ऐसे देखा जैसे कि वह आगे उसके बारे में जानना चाहता है। मिस्टर सीक्रेट ने कहा कि आज से 30 साल पहले के आसपास की बात है। हम 6 लोग एक जेनेटिक रिसर्च एक्सपेरिमेंट में काम कर रहे थे जो कि गवर्नमेंट द्वारा अप्रूव था। उसमें हम गवर्नमेंट की तरफ से एक सुपर ह्यूमन बीइंग बनाना चाहते थे जो कि हर तरह की मुसीबत के लिए तैयार रहे। आखिर मिस्टर सीक्रेट ब्लैक ड्रैगन से डरते क्यों नहीं थे? क्या उन्हें ब्लैक ड्रैगन की पावर का अंदाजा भी था? और वो किसके बारे में कह रहे थे जो कि ब्लैक ड्रैगन के पीछे थी? और क्या ब्लैक ड्रैगन को आज पूरी सच्चाई के बारे में पता चल पाएगा? आखिर मिस्टर सीक्रेट के साथ उसकी टीम में 5 लोग और कौन थे और मिस्टर सीक्रेट के इस एक्सपेरिमेंट के बारे में बात कर रहे थे? क्या इससे पहले ब्लैक ड्रैगन ने इसके बारे में सुना था? और वो मिस्टर प्रवेश रायजादा के पीछे क्यों पड़े थे? आगे जानने के लिए जुड़े रहिए हमसे बिलियनेयर सी। हम 6 लोग एक जेनेटिक रिसर्च एक्सपेरिमेंट में काम कर रहे थे जो कि गवर्नमेंट द्वारा अप्रूव था। उसमें हम गवर्नमेंट की तरफ से एक सुपर ह्यूमन बीइंग बनाना चाहते थे जो कि हर तरह की मुसीबत के लिए तैयार रहे, जिसकी स्पीड और फाइट करने की स्किल ऐसी हो जैसे कि चीते की पूर्ति होती है, और उसकी बॉडी राइनो की तरह स्ट्रांग हो, और उसकी हीलिंग होने की एबिलिटी ऐसी हो जैसे कि छिपकली में होती है, और रात में देखने की एबिलिटी आउल जैसी हो। ऐसे ही हमने बहुत सारे जानवरों के DNA से एक सॉल्यूशन तैयार था। वो डोज उस टाइम पर 20 प्रेग्नेंट लेडीज में इंसर्ट की थी और 3-4 साल के बीच की 20 बच्चों को भी वह डोज दी गई थी। इस काम के लिए हमने कुछ बड़े हॉस्पिटल्स के लोगों की भी हेल्प ली थी। गवर्नमेंट को इस बारे में पता नहीं था। उस एक्सपेरिमेंट में उस टाइम सभी लेडीज मारी गई थी, लेकिन 2 साल बाद हमें पता चला था कि उन सभी में से एक लेडी बच गई थी जो वर्धन फैमिली की वाइफ थी, और जो लड़का बचा था वह प्रवेश रायजादा का लड़का था, और तभी से हम उन दोनों की तलाश में हैं। मिस्टर RSR को तो बस यही पता चला था कि ये लोग दृष्टि के पीछे क्यों पड़े थे, पर मिस्टर सीक्रेट से तो उसे अपने बारे में भी पता चल गया था। मिस्टर सीक्रेट ने आगे कहा कि गवर्नमेंट ने उस समय उस घटना के बाद हमारी एक्सपेरिमेंट लैब पर बैन लगा दिया था, और इस सब की वजह थी वर्धन फैमिली का बेटा यशवर्धन और स्नेहा शाह। यशवर्धन उस समय मिलिट्री में एक बड़े पद पर था, और यही वजह थी कि उसे जब इन घटनाओं पर शक हुआ तो उसने पूरे मामले की इन्वेस्टिगेशन कर पाई, जिसकी वजह से हमारी एक्सपेरिमेंट लैब का नाम सामने आया था। लेकिन वो भूल गया था कि वह किससे टकराने जा रहा था, क्योंकि जो लोग हमारे ऊपर थे वो इतने ज्यादा खतरनाक थे कि उन्होंने उस समय अपने लाभ पर बैन लगने की वजह से उस समय की गवर्नमेंट को ही बदलवा दिया था। जब 2 साल बाद वो लोग पावर में आ गए थे, तभी से ही यशवर्धन और उसकी वाइफ गायब है, और उनकी बच्ची का भी किसी को कुछ पता नहीं चला है। लेकिन उन लोगों की इन्वेस्टिगेशन से हमें खबर मिली थी कि वो बच्ची अभी तक जिंदा है, और जब हमने एक एक करके कड़ियों को जोड़ना शुरू किया तो उस पूरी इन्वेस्टिगेशन कारगर तुम्हारे मैंसन पर आकर खत्म होता है। आज जाकर
मिस्टर RSR को पूरी सच्चाई का पता चला था। उसे इस बात से हैरानी हुई थी कि उस समय वो सभी एबिलिटी जो उसे औरों से अलग बनाती थी, वो उस DNA सीरम की वजह से मिली थी। इसका मतलब कि ये हो सकता है कि दृष्टि भी उसी की तरह पावरफुल हो। ब्लैक ड्रैगन ने मिस्टर सीक्रेट से कहा कि वो लोग कौन हैं जिनके बारे में तुम बात कर रहे हो। मिस्टर सीक्रेट ने कहा कि आज तक हमने खुद उन्हें कभी नहीं देखा है और न ही किसी को उनके बारे में पता है। उनको जो भी काम करना होता था वो हम 6 लोगों के द्वारा ही करवाते थे। लेकिन सबसे बड़ी बात यह थी कि जब वर्धन फैमिली का बेटा और बहू दोनों लापता हुए थे तो उसमें हम लोगों को भी इन्वॉल्व नहीं किया गया था। ब्लैक ड्रैगन ने कहा कि मिस्टर प्रवेश की फैमिली कहाँ पर है। मिस्टर सीक्रेट ने कहा कि उस समय मैंने उसे उसकी फैमिली से दूर कर दिया था क्योंकि हम उस समय किसी भी तरह का कोई रिस्क नहीं लेना चाहते थे। उस समय 6 लोग आपस में ही कंपटीशन में लग गए थे कि कौन उन बच्चों को तलाश करेगा, लेकिन उनको इस बारे में न पता चले, इसलिए मैंने सबसे पहले पर उनकी तलाश की। उसमें भी हमें 10 साल का समय लग गया था और जब हमें प्रवेश के बारे में पता चला तो सबसे पहले मैंने उसे इस देश से बाहर शिफ्ट किया ताकि किसी को उस लड़की के बारे में पता न चल सके। मिस्टर RSR ने कहा, जब तुम्हें उस लड़के के बारे में पता चल गया था तो तुमने उस लड़के को उसी समय क्यों नहीं उठाया। मिस्टर सीक्रेट ने कहा, उस समय में मैं नहीं चाहता था कि इस बात के गलती से भी किसी को पता चले। उस समय काफ़ी लोग थे जो उन दोनों बच्चों को तलाश कर रहे थे और सभी किसी न किसी की नज़र में थे। यही वजह थी कि मैंने उस समय प्रवेश को ही उस फैमिली से अलग करना ठीक समझा, क्योंकि वो सभी प्रवेश की वजह से ही उस फैमिली तक पहुंच सकते थे। ब्लैक ड्रैगन ने कहा कि तुमने उनकी फैमिली को बैंक करप्ट क्यों करवाया। मिस्टर सीक्रेट ने कहा कि उसकी वजह भी यही थी कि अगर वो फैमिली उस समय प्रोग्रेस करती तो वह किसी न किसी की नज़र में आ ही जाती, जिससे उनकी परेशानियां काफ़ी बढ़ सकती थीं और हो सकता है कि लोगों को उस लड़की के बारे में भी पता चल जाता। ब्लैक ड्रैगन को सारी बातें समझ आ गई थी। उसने नहीं सोचा था कि उसके पिताजी के गायब होने के पीछे इतनी बड़ी वजह हो सकती थी। द ब्लैक ड्रैगन यही सोच रहा था कि अच्छा हुआ जो मिस्टर सीक्रेट ने उस टाइम पर यह कदम उठाया, नहीं तो हो सकता था कि उस टाइम पर उसकी पूरी फैमिली बर्बाद हो सकती थी। ब्लैक ड्रैगन ने आगे कहा कि अब तो मैं उस लड़के का कुछ पता चला। मिस्टर सीक्रेट ने कहा कि अभी हम प्रवेश को तलाश कर रहे हैं। जैसे ही हमें प्रवेश और उसकी बेटी मिल जाती है तो हमें उस लड़की का भी पता चल जाएगा, लेकिन तुम इस बारे में क्यों पूछ रहे हो। ब्लैक ड्रैगन ने कहा कि क्या तुम सच में मुझसे डर नहीं लगता। इस पर मिस्टर सीक्रेट ने मुस्कुराकर कहा कि तुम में ऐसा डरने है ही क्या। इस पर ब्लैक ड्रैगन मुस्कुरा रहा था। मास्क लगा होने पर भी उसकी मुस्कुराहट साफ नजर आ रही थी। अच्छा, तो क्या तुम मेरी एक छोटी सी कहानी को सुनना चाहोगे। मिस्टर सीक्रेट ने कहा कि तुम मुझे कुछ भी बता सकते हो, क्योंकि मैंने भी तुम्हें सब कुछ बता दिया है और मैं ये भी जानता हूं मैं इन सब चीजों में कोई दिलचस्पी नहीं है। ब्लैक ड्रैगन ने हंसते हुए मिस्टर सीक्रेट से कहा कि जो तुम सोचते हो जरूरी नहीं कि वही सही हो। क्या पता इस पूरी कहानी में मेरी दिलचस्पी कुछ ज्यादा ही हो, जितना कि तुम सोच भी नहीं सकते। मिस्टर सीक्रेट और शकील को ये बात समझ नहीं आई कि ब्लैक ड्रैगन कहना क्या चाहता है। मिस्टर सीक्रेट ने कहा कि मैं तुम्हें एक लड़के की कहानी बताता हूँ जिसकी उम्र सिर्फ 12 साल थी, जब उसने मार्शल आर्ट सीखना शुरू किया था। जब उसके पिताजी उसे छोड़कर चले गए थे और उनके परिवार की स्थिति भी ऐसी नहीं थी कि वो अपने 3 बच्चों को अच्छे से पाल सके, पर उसकी माँ ने बाहर जाकर काम करना शुरू किया। उसे कुछ लोग परेशान भी करते थे, पर उसकी माँ ने कभी झुकना नहीं सीखा था और अपने सभी बच्चों को अच्छे संस्कार दिए थे। अपनी माँ को इतनी मेहनत करते हुए देखकर उस लड़के ने छोटी सी उम्र में ही काम करना शुरू कर दिया था और उसका एक काफी अच्छा दोस्त था। वो लड़का अनाथ था। उसको अनाथ लड़के के साथ मिलके 14 साल की उम्र में ही उसे लड़के ने एक बिजनेस स्टार्ट कर दिया था और जब वो लड़का 18 साल का हुआ तो उन दोनों ने अपने बिजनेस में काफी तरक्की कर ली थी। उन्होंने कंपनी का नाम रखा RSR ग्रुप। 18 साल की उम्र में वो लड़का अपने दादा के घर को छोड़कर वो अपनी मेहनत से बनाए हुए मेंशन में शिफ्ट हो जाता है और उस अनाथ लड़के को भी पूरी फैमिली मिल गई थी। वो उस फैमिली को अपनी फैमिली मानने लगा था।
और उस लड़के की माँ को माँ कहने लगा था। जानते हो उस लड़के का नाम क्या था? मिस्टर सीक्रेट ने कहा, तुम जब तक बताओगे नहीं तो मुझे पता कैसे चलेगा कि वह लड़का कौन था? ब्लैक ड्रैगन ने कहा, वो लड़का मिस्टर विक्रम है जो इस समय तुम्हारे साइड में खड़ा है, और तुम इसे मिस्टर RSR के असिस्टेंट के नाम से जानते हो। ये सुनकर मिस्टर सीक्रेट के चेहरे पर मुस्कान आ गई। उसने कहा, मैंने तो सोचा कि तुम किसी पावरफुल आदमी के बारे में बताओगे, लेकिन तुमने कहानी भी बताई तो उसकी जो उसके पीछे रहने वाले कुछ पावर लोगों की एड में छुपा रहता है। ब्लैक ड्रैगन ने कहा कि अभी मेरी कहानी पूरी नहीं हुई है। पहले मैंने तुम्हारी बात बड़े आराम से सुनी थी, तो तुम भी थोड़ा ध्यान से मेरी बात को सुनो। उसकी बात को सुनकर मिस्टर सीक्रेट को थोड़ा गुस्सा तो आया, पर वह चुप होकर बैठ गया। मिस्टर विक्रम ने उस पूरी फैमिली की जिम्मेदारी संभाल ली थी, और विक्रम ने अपनी सबसे बड़ी बहन और छोटे भाई के सपने को पूरा किया। उस लड़के के विक्रम की तरह ही कुछ और दोस्त भी थे, जिनके साथ उसने 18 साल की उम्र में काफी पैसा इन्वेस्ट कर दिया था, और सभी बिजनेस में उसके शेयर्स थे, लेकिन विक्रम ने उन्हें में से किसी की हेल्प नहीं ली थी। वो 18 साल का लड़का अपनी फैमिली को विक्रम के भरोसे छोड़कर इस देश से चला गया था। अमेरिका में उस लड़के के पास रहने के लिए कोई अच्छी जगह भी नहीं थी, क्योंकि वो अपना सारा पैसा पहले ही इन्वेस्ट कर चुका था। उस RSR ग्रुप को विक्रम ही संभाल रहा था। अमेरिका में उस लड़के ने बिल्कुल जीरो से शुरुआत करने की सोच कर आया था, क्योंकि उसे अपने ऊपर पूरा भरोसा था। ब्लैक ड्रैगन की बात सुनकर मिस्टर सीक्रेट को उबासी आना शुरू हो गई थी। ब्लैक ड्रैगन समझ गया था कि मिस्टर सीक्रेट RSR का मजाक उड़ा रहा है। वो लड़का अमेरिका में जिस जगह पर रुका हुआ था, वहां पर एक गैंगस्टर था जो इंडियंस के साथ बदतमीजी किया करता था। उस लड़के ने सबसे पहले उस गैंगस्टर को मारकर माफिया वर्ल्ड में कदम रखा था। इस खबर को फैलने में देर नहीं लगी थी कि एक 18 साल का मास्क वाला लड़का जो बहुत ही अच्छा फाइटर है, उसने सिटी के मशहूर गैंगस्टर को खत्म कर दिया है। धीरे धीरे हर तरफ उसका नाम फैलने लगा था। मिस्टर सेक्रेटरी ने कहा कि अच्छा, वो अमेरिका में एक छोटा मोटा गैंगस्टर भी बना, और यहां आकर उसने अपना नाम ऐसा दिखा दिया जैसे कि वो कितना बड़ा आदमी हो। ब्लैक ड्रैगन ने कहा कि उसे नाम कमाने के लिए कहीं जाने की जरूरत ही नहीं पड़ी। लोग जलन में उसके पास आते थे और उसके पास से कभी वापस ही नहीं गए। धीरे धीरे एक नाम जिसने पूरे माफिया पर कब्जा कर लिया था, वो पूरे अमेरिका में फैल गया था। उस नाम से सभी आदमी थर थर कांप रहे थे। जानते हो उस लड़के का नाम क्या था? मिस्टर सीक्रेट ने कहा, और कौन हो सकता है? वो ही RSR था। उसकी बात पर ब्लैक ड्रैगन हंसने लगा। इस नाम से तो RSR को हर कोई जानता है, लेकिन जिस नाम के बारे में मैं बताना चाह रहा हूँ, उस नाम को सुनने की तुम्हारी हिम्मत ही नहीं है। इस पर मिस्टर सीक्रेट जोर जोर से हंसने लगे, और उसे हंसते हुए देखकर शकील के चेहरे पर भी मुस्कुराहट आ गई। तभी ब्लैक ड्रैगन ने कहा, वो लड़का मिस्टर प्रवेश का वही बेटा था जिसे तुम इतने सालों से तलाश कर रहे थे। ये सुनकर एकदम से मिस्टर सीक्रेट की हंसी गायब हो गई थी। ब्लैक ड्रैगन ने कहा, क्यों, तुम्हारी हंसी कहाँ गायब हो गई? मिस्टर सीक्रेट ने कहा कि तुमने क्या कहा? मिस्टर RSR ही वो लड़का है जिसे हम तलाश कर रहे हैं। ये बात मैंने पहले क्यों नहीं सोची? भला 14 साल की उम्र में कौन लड़का बिजनेस से स्टार्ट कर सकता है? अब समझ में आया कि मिस्टर RSR कैसे इतनी जल्दी बड़ा आदमी बन गया था, क्योंकि उसका दिमाग लोमड़ी की तरह तेज है। तो क्या अब तुम मिस्टर RSR को नहीं पकड़ोगे? मिस्टर सीक्रेट ने मुस्कुराते हुए कहा कि अगर तुम उसके पीछे नहीं होते तो मैं उसे कभी भी नहीं छोड़ता, और मुझे तुमसे भी डर नहीं लगता। तुम्हारे पीछे जो रेड लॉर्ड्स है, बस उसकी वजह से मैं पीछे हट रहा हूं। ब्लैक ड्रैगन ने मुस्कुराते हुए कहा, हम में से कोई भी तुम्हारे बीच में नहीं आएगा, लेकिन अगर तुमने गलती से भी उसकी फैमिली की तरफ आंख उठाकर भी देखा तो तुम्हें मुझसे कोई भी नहीं बचा सकता। लेकिन मुझे नहीं लगता कि तुम RSR को छू भी सकते हो। इस पर मिस्टर सीक्रेट और शकील दोनों हंसने लगे। मिस्टर सीक्रेट ने कहा कि अब मैं उस बच्चे को भी हाथ नहीं लगा सकता। शायद तुम मुझे कुछ ज्यादा ही कम आंक रहे हो। तुम जानते भी हो कि अब तक ये सिर्फ तुम्हारी वजह से बचा हुआ था। अब मैं देखता हूं कि RSR को मुझसे कौन बचाता है।
तभी ब्लैक ड्रैगन ने कहा कि अमेरिका में उसने इतना आतंक मचाया था कि लोग उसके नाम से कांपने लगे थे। उसकी गन की बुलेट उससे पहले उस आदमी से बात करती थी। उसे अमेरिका के बाद पूरे वर्ल्ड में जाना जाने लगा। मिस्टर सीक्रेट ने कहा, अच्छा जगह में भी तो सुनो, उसे किस नाम से पूरे वर्ल्ड में जाना जाता था। ब्लैक ड्रैगन ने इस बार मुस्कुराते हुए कहा कि पूरे वर्ल्ड में उसे मिस्टर डेविल के नाम से जाना जाता था। वो नाम सुनते ही मिस्टर सीक्रेट और शकील दोनों ही अपनी जगह पर बैठे हुए कांपने लगे थे। आखिर मिस्टर ब्लैक ड्रैगन ने आरएसआर की सच्चाई मिस्टर सीक्रेट को क्यों बताई थी, और ये सीक्रेट जानकर मिस्टर सीक्रेट के हाव भाव कैसे होंगे? क्या अब भी मिस्टर सीक्रेट आरएसआर को पकड़ना चाहेगा? और मिस्टर सीक्रेट उसका सच जानकर कांपने क्यों लगा था? आगे जानने के लिए जुड़े रहिए हमसे बिलियनियर सीईओज सीक्रेट वाइफ सीजन 2 नोवेल राइटर के साथ। प्लीज गाइज फॉलो माई यूट्यूब चैनल नितेश नोवेल राइटर और गिव लाइक्स एंड कमेंट्स ऑन माई स्टोरी बिलियनियर सीईओज सीक्रेट वाइफ सीजन 2।